हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि सर फिजिक्स सेकंड पर वीडियो बना दीजिए। स्टूडेंट्स, ये वाली जो वीडियो रहेगी आपके लिए वो पेपर सेकंड फिजिक्स 6 सेमेस्टर का पार्ट वन होगा। इसमें मैं स्टूडेंट आगे चल के जब ये वीडियो के एंड में लगभग लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लगभग लगभग 120 क्वेश्चन है, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उनको मैं आपको कराऊंगा। तो इसको लिए करने के लिए आपको स्टूडेंट क्या करना होगा, थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान दे लेते हैं। ये वीडियो एक ही वीडियो पर्याप्त होगी आपके लिए, लगभग बहुत लंबी वीडियो होने वाली हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे इसमें हम कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रेंसिक। देखो, हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रेंसिक, एक होता है एक्सट्रेंसिक। जो इंट्रेंसिक होता है वो प्योर होता है एकदम, ठीक है। और जो एक्सट्रेंसिक होता है उसमें बाहर से इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। तो एक्सट्रेंसिक दो टाइप के होते हैं, एक सर एन टाइप का और एक होता है पी टाइप का। एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनता है और पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनता है, वो मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जिन अर्धचालकों की विद्युत चालकता केवल ऊष्मीय प्रक्षोभ से उत्पन्न आवेश भागों पर निर्भर करती है, वे क्या अर्धचालक नए शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और दो शुद्ध अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है। और ये क्या बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये पूछा जाएगा आपसे। अब हाँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ध्यान रखना कि जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.72 और सिलिकॉन के लिए होता है 1.21। इसको ध्यान रखना कि उससे और यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि 0 केल्विन परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक में संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। इस चीज को ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखना कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक को चालक की तरह बात करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः पर शून्य ताप पर नेज अर्धचालक एक विद्युत रेती की व्यवहार काफी करता है। कोई दिक्कत? इस पूरी लाइन को आप डीपली पढ़ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि परम शून्य ताप पर ये हो जाता है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जीरो से ज्यादा कराया है, तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो, ताप की ओर और अधिक बढ़ाने पर संयोजी बैंड से अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे अर्धचालक की विद्युतता चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के चालक को बढ़ने पर नया चालक की चालकता बढ़ जाती है। जब संयोजी बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चालन में होता है, इसको आराम से पढ़िए आप, आपको प्योर एकदम समझ में आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अब बात आती है, वाहक आयुकाल से आप क्या समझते हैं, कैरियर लाइफ टाइम क्या होता है। तो कैरियर लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, एकदम आज पढ़ सकते हैं क्या चीज़ है कैरियर लाइफ टाइम, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना, नेद अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो 1/2 का होता है, और ये पाउली के एक्सक्लूसिव लॉ को फॉलो करते हैं। और इसकी जो एफ ई बराबर फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है फर्मी एनर्जी से, तो वहाँ पर एफ ऑफ ई जीरो होगा, अगर ये है तो ये वन होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और बराबर पे होगा तो ये होगा। ध्यान रखना, ये सारे तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। ई एफ की जो वैल्यू होती है वो दोनों के बीच में होती है, बैलेंसी बैंड और इलेक्ट्रिक वोल्ट के बीच में। और अगर ई जी की वैल्यू जीरो, ई सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वहाँ पर ई बाई टू आ जाती है। ध्यान रखना, इस लाइन को पढ़ लेना। नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर वर्जित ऊर्जा स्तर के ठीक मध्य में होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। दूसरे शब्दों में, नए चालक में फर्मी स्तर चालन बैंड के ठीक दूरी आदित्य पर होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्या क्या आपको नोटिस कर लेना है। यस, एक फॉर्मूला ये नोट कर लेना है फर्मी एनर्जी लेवल के लिए, ये आ सकता है आपके में। ठीक है। और एक तो ये देखो, जे बराबर ये घनत्व के लिए एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, जे बराबर एन प्लस पी न्यूटन प्लस प्रोटॉन के लिए, और एक ये तीन चार फॉर्मूले, इनको नोट कर लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट। एक ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है। और एक आप ये फॉर्मूला, लॉग सिग्मा आई की वैल्यू कितनी होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये पूछ सकता है अब आपसे।
नए अर्धचालकों में और बाह्य चालकों में तुलना, मतलब इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मेनली मैं डिफरेंस बता दूं। इंट्रिंसिक होते हैं उसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटीज नहीं मिलाई जाती है। एक्सट्रिंसिक होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज मिलती है, उससे आपको पी टाइप का और एन टाइप का अर्धचालक मिलता है। अंडरस्टैंड। इन चारों पॉइंट को पढ़ लेना डीपली, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं कि ये भी मैंने आपको बता दिया है। पी टाइप में देखो, एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनर टाइप ये होता है। अब पी टाइप बनता कैसे है, पहले वो समझ लीजिए। अगर हम जर्मेनियम की या सिलिकॉन की डोपिंग अगर हम पेंटावेलेंट के साथ कराते हैं तो हमें आंसर मिलता है उसका सिलिकॉन। अगर हम जर्मेनियम के साथ कराते हैं तो हमें सॉरी टेट्रावेलेंट के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप, और पेंटा टाइप के साथ कराते हैं तो मिलता है एन टाइप। इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाट डोनर एन टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। डोनर एन टाइप के होते हैं और एक्सेप्टर पी टाइप के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। इसको जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को पढ़ेंगे उतना समझेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉरवर्ड एनर्जी गैप के लिए फॉर्मूला होता है ई सी माइनस ई वी, इसको आप देख लेना आराम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, सामान्य ताप पर अर्धचालक में 10⁹ परमाणु से केवल एक परमाणु ही विद्युत चालन में भाग लेता है, ध्यान रखना। और 10⁸ रेशियो 1 में आपको मिलाया जाता है, और इसे मिलाने से 16 गुना उसकी टेम्परेचर चालकता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जो बाह्य अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ जाती है जब आप डोपिंग कराओगे तो। ठीक है, ये पढ़ना आराम से स्टूडेंट, इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा। ये पी टाइप के अर्धचालक टाटाग्राही क्या होते हैं, एक्सेप्टर और डोनर क्या क्या होता है आपका। ठीक है। एन टाइप में क्या होता है, तो एन टाइप में भी यही समझाया गया इन्होंने। एन टाइप के अर्धचालक कब बनते हैं, जब पेंटावैलेंट के साथ इसकी वो कराई जाती है तो आपका पेंटावैलेंट बनता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, ये समझ में आ रहा होगा आपके। मुझे जो समझाना है वही मैं आपको ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको कराई दिए हैं अभी। हाँ, एक तो ये रिलेशन पक्का पूछा जाना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और डीपी अपॉन डीबी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.026 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू होती है वो लिख लेना कि जर्मेनियम के लिए म्यू एन की वैल्यू होती है इतनी और डी एन की वैल्यू होती है इतनी। ये पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक बात और लिखी हुई है यहाँ पर, जर्मेनियम के लिए 80 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेल्सियस होता है बाह्य अर्धचालक में बात करने के लिए। हाँ, डीजनरेट सेमीकंडक्टर्स, ध्यान रख लीजिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ लेना आप लोग आराम से। ठीक है, बहुत टाइम है अभी, तो कल तो एग्जाम है आपका। इस वीडियो के एंड में लगभग मैं स्टूडेंट आपको लगभग 150 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराने वाला हूँ। आई डैश बराबर ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। हाँ, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या अंतर होता है, ध्यान रखिए। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जोड़ा जाता है। और रिवर्स बाइसिंग में नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इसको आप डेबिट मतलब डीपली एक दो लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आता जाएगा। चल क्या रहा है, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने बता ही दिया आपको इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। यस, ये तो करा ही दिया मैंने आपको, ये भी समझा ही दिया मैंने। हाँ, ये पूछ सकता है आपसे डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोग इसको ध्यान रखना, आई डी सी की वैल्यू बी अपॉन आई होती है। ये रिजल्ट है, आप उनको याद रख लेना, ध्यान रखना। आर ए सी की वैल्यू जो होती है 26 ओम के समथिंग निकल के आती है। हाँ, एक रिजल्ट काफ़ी अच्छा है डिप्रेशन लेयर के लिए, पूछ लेता है कभी कभी आपसे। देखो, दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक आता है एवलांची ब्रेकडाउन, एक होता है जेनर वंजन। इससे क्वेश्चन पक्के ही बनते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है लाइन है, भंजन विभव अपक्षय पर्त की चौड़ाई इसलिए अप्रसर घनत्व पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना, जैनर व्यंजन के बारे में यहाँ से पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और एवलांची व्यंजन के बारे में पढ़ लेना पूरा। आपको प्रॉपर एक लाइन बस पढ़ना ही तो है, एक बार रीड आउट कर लोगे इससे क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे लगने लगते हैं पढ़ने में, मतलब एक बार में क्लियर हो जाता है। जैनर व्यंजन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अभी पूरा।
ये देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको पूरा। ठीक है, उसके बाद इसको भी पढ़ लें आप लोग। जेनर डायोड के बारे में पढ़ लें, जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पढ़ लेना आराम से स्टूडेंट्स को। और ये जेनर बंजन को ही नी वोल्टेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखना स्टूडेंट। लो कैपेसिटेंस डायोड, ध्यान रखना। एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों से। और ध्यान रखना ये कैसे बनाई जाती है। इसमें एक अर्धचालक लिया जाता है, इसकी 0.5 माइक्रोमीटर की ये होती है। क्षेत्रफल पटल का वेफर होती है, इसकी दायित्व का फलक आधार ये। इसको और ये ध्यान रखना, दूसरे फलक पर एस आकृति का एक नुकीला तार होता है जो गोल्ड का बना होता है। ये गोल्ड का, इसे बोलते हैं हिस्कर। क्या बोलते हैं? हिस्कर। ये गोल्ड की होती है, किसकी होती है? गोल्ड की। ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना स्टूडेंट, आपको आराम समझ में आ जाएगा क्या चल क्या रहा है। ठीक है स्टूडेंट। इसका जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, जो माइक्रोवेव्स होती हैं उसके डिटेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, और पल्स सर्किट में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरी वन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इस वीडियो को आप लोग इस तरीके से देखिए जैसे कि हम लोग एक एज अ रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो जब तक आप इस तरीके से आपको इसको रीड आउट नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको आराम से केयरफुली पढ़ते रहिए आराम से। तो जितना है मैं आपको वीडियो पॉज कर करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ये पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए। अब आता है एलईडी के बारे में। लेड एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म पूछ सकता है एलईडी की बात से। तो एलईडी क्या है? एक उस प्रकार से प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, जिसमें पीएन डायोड लगा होता है, जो फॉरवर्ड बायसिंग में, किसमें, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्सर्जित करता है। ये लाइन पक्की पूछी जाएगी, इस चीज को ध्यान में डाल रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये इसका डायग्राम दे रखा है। और हाँ, ये सिंबल जरूर पूछा जाएगा कि एलईडी का सिंबल क्या था। तो एलईडी का सिंबल आपको याद रखना है, फोटो में अंदर आता है और एलईडी में इमिट होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और ये किससे बनाया जाता है? ध्यान रखना, जर्मेनियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। इसको डीपली पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप समझ पाएंगे। और ये पूछेगा आपसे लैम्डा बराबर इसी अपन इसी का मान कितना होता है, ये तो आप लिख ही लें, ये तो पूछा ही जाएगा आपसे, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इसका उपयोग देखिए कहाँ पर, चोर सूचक, मतलब जो चोर को बताने घंटी का यूज किया जाता है, घड़ी कैलकुलेटर में यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, और इसमें यूज किया जाता है। इसको आराम से आप देख लेंगे। यस, फोटो डायोड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। फोटो डायोड में रिवर्स बायसिंग में रखा जाता है, और इससे प्रकाश सुग्राही, मतलब अंदर की ओर आएगा, अर्धचालक बनाया जाता है, मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए। तो देखो इसका साइन जो होगा वो अंदर की ओर होगा, देख रहे हैं आप लोग। वो इमिट करने वाला था इसलिए बाहर हो रहा था, ये एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ये सवाल आएगा ही आएगा, आप लोगों को देख लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसमें क्या क्या होता है वो आप पढ़ लेना। पी एन जंक्शन डायोड में से जर्मेनियम आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना इसमें। और लेमडा की वैल्यू जो होती है वो किससे कम रहती है, यहाँ ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। आई की वैल्यू क्या होती है? आई एस प्लस आई डी, ड्रिंक करेंट वगैरह। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आप इसके यूज़ पढ़ लेना आप लोग। यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके, है ना। अ, इसकी बताई गई है कि संधि डायोड पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। साफ साफ लिखा है 1% बढ़ जाती है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप की वृद्धि होने पर रिवर्स बायसिंग का मान 1% बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार में क्लियर होते जाएंगे। यस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बारे में पूछ सकता है वो, थर्मिस्टर का अर्थ क्या है? तापीय प्रतिरोधक, मतलब पूछ सकता है। थर्मिस्टर का यूज मतलब मीनिंग क्या है? तो तापीय प्रतिरोधक, या फिर कह सकते हैं आप लोग ताप सुग्राही प्रतिरोधक, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास ये। इसको आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, थर्मिस्टर एक ऐसा सुग्राही प्रतिरोधक है जो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाले ताप को अर्धचालक में बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस यूनिट के मैं लगभग आपको 90 क्वेश्चन कराऊंगा, वो समझ में आ जाएगा आपके भी। देखिए, तो स्टूडेंट थर्मिस्टरों को धात्विक ऑक्साइड, ध्यान रखना किस किस से बनाया जाता है, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, लोहा आदि ऑक्साइड के मिश्रण से बनाया जाता है। इसको पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा ये सारी चीज़ें। इसके उपयोग पढ़ लेना, ताप के मापन तथा नियंत्रण में, इसी वोल्टेज नियम में, ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दो चार न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके।
न्यूमेरिकल स्टूडेंट इस चैप्टर से नहीं बनेंगे क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं इसके न्यूमेरिकल। वैसे यहाँ पूछ सकता है तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है, ये 101% पूछेगा, 100 नहीं 200% आएगा ये सवाल। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। लगभग इस यूनिट के 90 क्वेश्चन है। स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल पॉज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ 0 केल्विन पर होता है, कैसा होता है? एक कुचालक की तरह बिहेव करता है। दूसरा है, कमरे के ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्याएं बराबर होती है। ध्यान रखना, कमरे के ताप पर। अगला क्वेश्चन है, एक जर्मेनियम परमाणु में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अर्धचालक पदार्थ है जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन इज राइट। ताप बढ़ाने पर नैयचालिक प्रत्युत्ता बढ़ती है, गलत है, प्रत्युत्ता घटती है। शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ती है। इस चीज को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम कैसा होता है? एक बुरा चालक होता है। कुछ पदार्थों में साधारण ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है परंतु निम्न तापों पर नहीं। ये पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक। ध्यान रखना, नेज अर्धचालक वह है जिसमें अर्धचालक में क्या होता है? कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता, मतलब शुद्ध अर्धचालक में कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता। और दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। SI14 के लिए क्या होगा? 2 8 8 4, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिलिकॉन का, तभी तो एटोम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल वह रिक्तता है जो उत्पन्न होती है, कब होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन सही बैंड में चला जाता है। होल गति करता है जब, कब करता है? इलेक्ट्रॉन की रिक्तता पड़ोसी के परमाणु के साथ भर जाती है। नेज अर्धचालकता में फर्मी स्तर होते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में। किसी अर्धचालक में चालन बिंदु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है, अभी मैंने बताई थी, EC से लेकर अनंत तक। और इसके लिए बताया था मैंने किस कलर होती है, कितनी, देखो मैंने बताया था EF जो होती है फर्मी एनर्जी, EG EC माइनस EV मतलब उसके बैंड एनर्जी के इंटरवल के। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता कैसी होती है? बढ़ जाती है। जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल ये हो जाती है तो नैत अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में कितने होते हैं? 5 से मिलानी पड़ेगी तब ये बनेगा। पी टाइप का बनता है जब 3 टाइप से मिलानी होगी। एक पी प्रकार का अर्धचालक निम्न प्रकार से बनाया जाता है, कैसे? शुद्ध जर्मेनियम और एंटीमनी को मिलाकर। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन मिलाए जाते हैं, किसमें? बोरॉन में, क्योंकि आपको 3 पॉजिटिव यही दिखाई दे रहा है। एन टाइप में एंटीना और शुद्ध जर्मेनियम के लिए ग्राही होगा। शुद्ध जर्मेनियम में मिलाई जाने वाली आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस शुद्ध आदि कैसी होती हैं? दाता होती हैं। शुद्ध जर्मेनियम में मिलाने वाले अपद्रव्य का होता है एन टाइप का, कैसा होता है? एन टाइप का। पी टाइप का बनता है होल्स में, देखो पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिससे सीधी बात है ना। शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में एंटीमनी मिलाने पर होलों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी सी मात्रा बोरोन की मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। एन प्रकार की अशुद्धियां केवल धाता में होती हैं। एन प्रकार के जर्मेनियम में अर्धचालक होता है, कैसा? शुद्ध वाहकों पर। ऊष्मीय प्रक्षोभ में उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, एन टाइप। क्या होते हैं? एन टाइप। एक अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें धन आवेश और ऋणात्मक की मात्रा समान हो जाती है। जर्मेनियम क्रिस्टल में दाता अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एन टाइप के अर्धचालक में निम्न क्रिस्टल होता है, कैसा? उदासीन। पी टाइप में चालकों की संख्या समीप होती है। जब शुद्ध अर्धचालक में एन प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तब उसका फर्मी स्तर कैसा हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, किसकी ओर? चालन बैंड की ओर। 0 केल्विन एन टाइप का अर्धचालक के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर के मध्य में एन दाता बैंड बढ़ जाते हैं।
हल्की डोपिंग किए हुए प्रकार के अर्धचालकों की सामान्य मान्यता होती है ई और ईवी के बीच में। एन प्रकार के एक अपद्रव्य अर्धचालक का कमरे के ताप पर क्या होता है, इसी और उसके मध्य। अपद्रव्य में बताया था 21 मीटर में बताया जाता है, और ये भी मैंने बताया था, दोनों बताए थे, अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, है ना। पीएन डायोड का रोध का विभव के कारण क्या होता है, उसके समीप आ जाती है। अवक्षय परत की वैद्युत प्रतिरोध पर अधिक होता है क्योंकि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। पीएन संधि डायोड अग्र बायसिंग कहलाता है जब जब इसका पीएन दूसरा होता है। मतलब देखो सीधी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग कब होगी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होगा, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा। रिवर्स बायसिंग में सॉरी अग्र बायसिंग किस कारण होती है, आवेश विसरण के कारण। जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी जो रोधिका विभव निकल के आती है वो 0.5 वोल्ट का होता है। पीएन संधि डायोड पश्च बायसिंग में रहता है तो उसका प्रतिरोध कैसा होता है, बढ़ जाता है। यदि संधि इतना है तो इसका आंसर क्या होगा, घट जाती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका ये कथन असत्य हो जाएगा। एक संधि में दो डायोड संधियां, दो पीएन संधियां जोड़ी जाती हैं। पीएन पी चित्र में और एन चित्र में पी चित्र की अधिकता हो जाएगी, सीधी बात है। पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग अवधि में रोधक करता है। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत इसकी निर्माण क्रिया के दौरान बढ़ती है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई रिवर्स अवनति में बढ़ जाती है, ध्यान रखना। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का कारण है क्या है, आवेश वाहकों की अनुपस्थिति। अर्ध चालकों डायोड में लीकेज धारा उत्पन्न होती है ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा। पीएन संधि डायोड की अग्र अवनति दिशा में क्या होता है, प्रत्येक में ये हो जाता है। पीएन संधि डायोड की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है सिलिकॉन होता है। नीचे दिए गए में क्या होता है, 2 और 3 परपदों के बीच में पतन बराबर है। ठीक है, देखो गैपिंग दिखाई दे रही है आपको, ये वो चीज। संधि डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग का प्रभाव होता है, कैसा होता है, रोध का विभव में। संधि धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन एक्स, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। पश्च बायसिंग पीएन संधि धारिता कहलाती है। रिवर्स बायसिंग इसका फॉर्मूला अपना ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा, आप सॉल्व कर लेना, वही फॉर्मूला आई एस बराबर लिखाए थे मैंने अभी उससे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखना, संधि डायोड में पश्च धारा शून्य होती है, ये गलत है, शून्य नहीं होती है, कुछ ना कुछ होती है। अग्र बायसिंग पीएन संधि डायोड की धारिता कैसी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में। जेनर डायोड सदैव पश्च बायसिंग में होता है। जेनर डायोड का उपयोग सदैव वोल्टा नियंत्रक के रूप में, ये सवाल पूछा जाएगा, मैं ध्यान रखना, ये वाला सवाल आएगा। जेनर भंजन का कारण है क्या है, वही मिलाना, डोपिंग मिला देते हैं, जेनर भंजन हो जाता है। रिवर्स बायसिंग में रखा है तो ध्यान रखना ये अल्प मिश्रित होता है, एवलांची वाला। जेनर भंजन में रिवर्स बायसिंग में आ गया, वही सवाल मैंने बोला था अभी आपसे। एक जेनर डायोड होता है कैसा, कम पश्च विभव पर। जब जेनर डायोड में धारा दोगुनी हो जाती है, इसके सिरों पर कैसी हो जाएगी, आधी। एवलांची भंजन मुख्य रूप से कौन सी परिघटनाओं पर निर्भर करता है, किस पर करता है, संगठन पर। ताप बढ़ाने पर जेनर डायोड वह बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सी अर्धचालक युक्ति है, तो जेनर डायोड है। और अवक्षय परत की मोटाई इतनी होती है, मतलब 1 माइक्रोमीटर की होती है, ध्यान रखना है, approximate। टनल डायोड में वोल्टेज धारा का मान बढ़ने पर, इस सवाल पूछा जा सकता है, धारा घटती है। टनल डायोड का प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। पीएन जंक्शन डायोड पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होती है, क्या होती है, अवक्षय परत पतली हो जाती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड गैलियम आर्सेनिक का बना होता है, एलईडीओ में प्रकृति की होती है। उच्च आवृत्ति पर बिंदु संपर्क डायोड, ये सवाल पूछे जाएंगे, ये लास्ट वाले बोल रहा हूँ मैं आपसे। प्रकाश संचय का उपयोग है, फोटो डायोड। थर्मिस्टर बनाए जाते हैं कॉपर ऑक्साइड के, और थर्मिस्टर का प्रतिरोध क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्टूडेंट ये आपकी पहली यूनिट समाप्त होती है। अब आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर। तो ये ट्रांजिस्टर में 3 बेस होते हैं, हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी, और ध्यान रखना
जब आपके पास एन पी एन होगी तो यहाँ से करंट निकल रहा होगा, और पी एन पी होगी तो अंदर की ओर आ रहा होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये देखो जरा, ये डायरेक्शन पूछी जा सकती है, ध्यान रखना आप लोग। और हाँ, आपसे करंट इक्वेशन पूछी जाएगी, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये पूछा जाएगा आपसे। इसको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, किसी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार की तुलना में अधिक चौड़ा क्यों होता है? ध्यान रखना, उत्सर्जक होता है वो आधार की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। ये भी लाइन पढ़ लेना, इसका क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। आप कैसे पहचाने दिया ट्रांजिस्टर सही है खराब हो गया है? तो आप इसको पढ़ लेना, पता चल जाएगा सही है खराब है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या 220 पर डीसी का उपयोग में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है? इसको पढ़ लेना। ये भी देख लेंगे आप लोग, इस चीज को आप देख लेना। ये भी चीज़ है, देख लेना आप लोग इसका क्वेश्चन। ये देख लेना आप लोग, कॉमन एमीटर में क्या होता है, आर ई बराबर दिस। इसका मान कितना होता है, लगभग 10 पावर 2 ओम का होता है। और ये कॉमन बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर पर निर्भर करता है। संग्राहक चालकत्व की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ध्यान रखना, लिख लेना एक पेज पे देने को, एक पेज पर लिख लेना। हाँ, धारा लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा बराबर ये होता है कॉमन बेस में, तो अल्फा बराबर होता है आई ई अपॉन आई सी। आधार चौड़ाई मॉडलम को आप क्या समझते हैं, इसको आप पढ़ना आराम से, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, पूछ सकता है वो आपसे। हाँ, गमन काल के बारे में जरूर पूछ सकता है वो आपसे। आयु काल के लिए फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, टी बराबर टी नॉट होता है, तो इस टाइप का ही पूछ सकता है आपसे वो। गामा की वैल्यू पूछ सकता है, ये होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20 से 50 वोल्ट के बीच में। अल्फा बीटा में ध्यान रखना, धारा परिवर्तक का कॉमन बेस में अल्फा होता है, ये लिख लेंगे आप लोग डायमीटर इसके। उसकी वैल्यू जो होती है, अल्फा का मान 1 से कम होता है, और व्यापार में इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इतनी होती है, ध्यान रखना। और कॉमन अमीटर होगा तो वहाँ पर बीटा आता है, क्या आता है, बीटा, तो बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसकी वैल्यू जो होती है 20 से लेके 500 के बीच में होती है। और जो गामा होता है वो कॉमन कलेक्टर में होता है, तो कॉमन कलेक्टर में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है, ये इतनी निकल के आती है। और ये अल्फा का मान, बीटा का मान गामा की भांति, बीटा की भांति काफ़ी अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा गामा का मान होता है, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन ध्यान रखना। आई ई आई बी आई सी, ये रिलेशन पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये वाला पूछा जाना, क्या पूछा ही जाएगा। ठीक है, मैंने कह दिया आपसे। और ये रिलेशन है कुछ, ये अल्फा बराबर है और ये बीटा बराबर, इसको एक पेज पे लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा और गामा में रिलेशन ये होता है, लिख लेना इसको। बीटा बराबर गामा प्लस वन होता है। ठीक है, और ये भी देख लेना, अल्फा की वैल्यू वन से बड़ी होती है और बीटा वन से छोटा होता है, ध्यान रखना इसको। हाँ, लीकेज करंट के लिए ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आएंगे आपके एग्जाम में, क्या करेंगे, ये आएंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा, दोनों को। और ध्यान रखना, आई सी ई ओ की वैल्यू ज्यादा होती है आई सी बी ओ से। लीकेज करंट के लिए बता रहे हैं वो लोग, आपको प्रूफ तो मैं करा ही नहीं रहा, आपको मैं समझा रहा हूँ केवल। यस, इन दोनों रिजल्ट को भी देख लेना आप लोग, लिख लेना है, मतलब कॉपी पे लिख लेना इनको, ये वाले रिजल्ट पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। यस, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी निवेशी क्या होती है, इतनी होती है, प्रॉपर्टी टेबल को याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, कॉमन बेस में अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था, ये वैल्यू पढ़ लेना, आपको काम में आएंगी पेपर में। आर ए सी की वैल्यू ये होती है, ध्यान रखना,
आर ए सी के लिए होती है, आई सी का मान होता है दिस। पैरामीटर आ गए, पैरामीटर को भी आप पढ़ लेना, तो ये आपके पैरामीटर हैं कुछ, देख लेना इनको आराम से, आपको समझ में आ जाएंगे सारे पैरामीटर्स। देखो ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ओवेनेस्ट कॉमन बेस हम बोला है, तो इसके लिए होगी, ये लगा देंगे हम लोग, आई की वैल्यू दे रखी है, ये लगा देंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है ये आपका। ठीक है, ये कुछ दूसरा न्यूमेरिकल है, इनको देख लेना आप लोग एग्जाम में। ये वाले न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको देख लीजिए आप लोग। आईसी का मान दे रखा है, आईवी का दे रखा है, तो अल्फा पूछा है, तो पहले हमने आई ई निकाल लिया, तो अल्फा और आर जो होता था आई ई अपॉन आई बी, इससे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। उसमें 1 मिनट के लिए वेट करना भी थोड़ा है ना। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि संधि ट्राइंगल में क्या कहलाता है। इसमें दो संधियां होती हैं। ठीक है, एक साधारण पीएन डायोड में एक अन्य अर्धचालक अवयव होता है, तो पीएनपी में एक ट्रांजिस्टर में पीएन संधि डायोड की संख्या होती है 1 के बराबर। एक संधि तो जुड़ी होती है ना। देखिए आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे मैं धीरे धीरे पॉज करते जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, किसी साधारण में उत्सर्ग की मात्रा होती है, सबसे अधिक होती है। किसी ट्रांजिस्टर के आधार में अपद्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है। और इसका ये मैंने टिक लगा रखे हैं आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, इनको मैं धीरे धीरे स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा और पढ़ते जाइए। ठीक है, जो मुझे समझाने वाली चीज़ होगी वो आप देख सकते हैं। छठवें का राइट आंसर क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में के उत्सर्जक को अ, अधिक दिया जाता है, तो क्योंकि इससे आवेश भागों की आपूर्ति करनी होती है। एक दो ध्रुवीय ट्रांजिस्टर होता है, धारा परिचालक बिंदु। और ये सारी चीज़ देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, दोनों के दोनों। ट्रांजिस्टर आधार डायोड वाल्व में किस डायोड को समतुल्य होता है ग्रिड के। ट्रांजिस्टर के प्रतीक पर बना तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है उत्सर्जक को, ध्यान रखना। और ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसका आप पढ़ लेना। मैं धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर रहा हूँ इसको, आप लोग देखते जाइए। देखिए इसका आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सामान्य परपथ में ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, ये होता है। इसका भी पढ़ लें आप लोग, मैंने आपके लिए टिक लगा रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बस आप पढ़ते जाइए, अपने आराम से याद करते जाइए इन क्वेश्चनों को। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं संग्राहक धारा से ट्रांजिस्टर की बाहर। मैं क्वेश्चन वीडियो को मतलब धीरे धीरे स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो मैंने आपको भी क्वेश्चन कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन है ये। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आधा चौड़ाई मॉडलन का अर्थ क्या होता है। ये कह रहा है ना, पश्च संग्राहक वोल्टेज की कार चौड़ाई कम हो जाती जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको कौन सा एग्जाम में आ सकता है। हाँ, कॉमन बेस विधान में निवेशी प्रपथ क्या होता है, तो अमीटर बेस होता है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में।
ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आप इनको देखते जाना। हाँ, अल्फा का वैल्यू पूछ लिया, देखो यहाँ पर ऋणात्मक और 1 से कम होना चाहिए। अल्फा बीटा में अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा की ये होती है। कॉमन बेस में बीटा का मान क्या होता है दिखा ही रखा है। इनको आप पढ़ लेना आराम से, मैंने टिक कर रखे हैं। ज़्यादा बोलने से दिक्कत भी नहीं होती है मुझे, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को करके आएंगे एग्जाम में तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। मन ही मन में क्वेश्चन पढ़ते जाइए और देखते जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इसको वीडियो देखते हुए। आपको तो बस क्वेश्चन देखने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन से हैं। मैंने टिक इसलिए लगा रखा है कि आपको बस दिक्कत ना हो आंसर उसमें से। ये वो क्वेश्चन स्टूडेंट जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन देख लेना, टिक लगे हुए हैं, वो राइट क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, ये गलत है। अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, और बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है, सही कर लेना इसको। अब देखिए, जैसे अल्फा का मान दे रखा है 0.99, तो ओवेनिस्ट उत्सर्जक में परपथ में अधिकतम धारा लाभ कितना होगा, तो 99% होगा। ये भी कर लेना, न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। बीटा का मान दे रखा है तो अल्फा पूछा है, वही बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा करके निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल है छोटे छोटे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एक ये पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कला व्युत्क्रम संभव कब होता है, कॉमन अमीटर में होता है, ध्यान रखना। शक्ति लाभ के लिए ए आई इंटू बी आई फॉर्मूला होता है। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, एक ये पूछ सकता है कि एच पैरामीटर में सबसे छोटा पैरामीटर है एच नॉट, किसका मात्रक मिहो होता है, तो H22 का मात्रक मिहो होता है। ये देख लेना सारे क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एम्पलीफायर्स की। तो ध्यान रखना, एम्पलीफायर करता क्या है, जो भी आपके पास डेटा होता है उसको बढ़ा देता है, करंट को बढ़ा दे और वोल्टेज और पावर इन सबको बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो पॉज कर करके देख रहा हूँ आपके लिए, पढ़ते जाइए इसको आप लोग। देखिए, ये होता है पूरा सिंबल। ये इनपुट होता है, यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये पावर सप्लाई होता है, और यहाँ आउटपुट होता है। ये फॉर्मूला पूछ सकता है ए वी का, ए आई का, धारा लाभ वोल्टेज लाभ का। ये अभी मैं बता ही रखा था, ए बी बराबर ये होता ही है, आर आई की वैल्यू ये, आर एल की वैल्यू ये। ये वैल्यू पूछ सकता है कि शक्ति लाभ की वैल्यू क्या होती है, अल्फा स्क्वायर आर एल अपॉन आई। ये फॉर्मूले लिख लेना आप लोग स्टूडेंट्स को, आर इन आर आउट। ये उसमें कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर तीनों लिखा दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये इसकी टेबल है, मेन चीज़ तो टेबल है स्टूडेंट। इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे एक बार में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कॉमन अमीटर रहेगा तो हर जगह अल्फा रहेगा, कॉमन बेस रहेगा तो बीटा रहेगा, कॉमन कलेक्टर रहेगा तो ये इस तारीख से रहेगा, ठीक है। टेबल को याद कर लेंगे आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस टेबल को, एक पेज में आ जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमन बेस में कोई कलांतर नहीं होता, इसमें 180 कलांतर होता है, उसमें कोई कलांतर नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये जो आपके पास 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन 7 पॉइंट से कम एग्जाम में 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। कितने, 5। तो इनको आराम से पढ़ लें आप लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इस टेबल से कम। ठीक है, आराम से पढ़ लेना, इसको लिख लेना मेरे हिसाब से तो। डीसी लोड लाइन, इससे क्वेश्चन बनेंगे 3 कम से कम। डीसी लोड लाइन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3। वो पहले तो ये पूछेगा डीसी लोड लाइन किस किस के बीच में खींची जाती है। तो पहले ध्यान रखना, डीसी लोड लाइन आईसी और बीसीई के बीच में खींची जाती है, जहाँ पर आरएल होता है लोड रेजिस्टेंस। ध्यान रखना इस चीज़ को। जो डीसी लोड लाइन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये,
ये एक तरीके से बाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का होता है। यहाँ पर बाई की वैल्यू ये होती है, सी की वैल्यू ये होती है, और स्लोप होता है माइनस के वन अपॉन आर है। इसको पढ़ लेना ध्यान से। यहाँ पर स्लोप ये होता है, बाई एक्सिस एक्सिस पर कट करेगा, तो ध्यान रखना बिंदु पथ कहलाता है। ये सब पढ़ लेना आप लोग धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो देखा है डीसी लोड लाइन किसके बीच में घुसती है, बीसीई और आईसी के बीच में। जो इसको ये कट कर रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूसेंट पॉइंट, शांत बिंदु, या कार्यकारी बिंदु कहते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। देखो आ गया कार्यकारी बिंदु। ये इसका डीसी लोड लाइन का मैं बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग कार्यकारी बिंदु ये, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी फैक्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो आना ही आना है, दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। वो कौन कौन से मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी फैक्टर का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्थायित्व गुणांक। और इसकी जो वैल्यू होती है कॉमन बेस में एस की वैल्यू 1 होती है, सी बेस में स्थायी गुण का आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना। कॉमन अमीटर में बीटा प्लस 1, ये पूछी ही जाएगी, ये वाली आनी है, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। ये लाइन याद कर लेना, ये पेपर सेम टू सेम दिखाई देगी, सेम टू सेम। और बीटा बराबर तो होता ही है, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं इसको। यस, ये पूछ लेना कि बीवीई का मान 0.5 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दो यहाँ से। ये पूछ सकता है स्टेबिलिटी फैक्टर, ये है यस। ये पूछेगा आपसे, इसको याद कर लेना टेबल को, किसमें कितना क्या रहता है पावर परिवर्धक के लिए, ठीक है। वर्ग ए एम्पलीफायर एंड वर्ग बी एम्पलीफायर की वैल्यू पूछ सकता है आपसे वो। तो एक तो ये पूछ सकता है कितने परसेंट रह जाता है, 25% रह जाती है। अभी मैं करा रहा हूँ वर्ग ए वर्ग बी वाला। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। मैं धीरे धीरे करके पॉज करते जा रहा हूँ, आप इनको पढ़ते जाना आराम से। धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन करूंगा, आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। जो टिक लगे हुए वो राइट आंसर है आपकी, ठीक है। ये वाला दिखाई दे रहा है। प्रवर्धक का लाभ होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ध्यान रखना, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। शक्ति लाभ धारा लाभ इंटू वोल्टेज लाभ होगा, ए आई बी आई पढ़ाई दिया था मैंने अभी आपको। कला व्युत्क्रम कब बनता है, कॉमन अमीटर में, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया ही था। इसका आंसर कॉमन अमीटर विधा में। बस देखते जाइए, आपको दिखते जाएंगे। इनको पढ़ लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे करके पॉज कर रहा हूँ इस वीडियो को, मैं पढ़ूंगा या आप पढ़ेंगे, बात तो एक ही है। आप पढ़ेंगे तो आपको याद जल्दी होंगे, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 13 वाला। 13 वाला का राइट आना ही क्वेश्चन। देखो देखो डेट डली हुई है ना क्वेश्चनों पर, जिन क्वेश्चनों पर डेट डली हुई है उनको तो मान लीजिए वो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 95% चांस रहेंगे इन क्वेश्चनों के जिन पर डेट डली हुई है। मैं धीरे धीरे करके पॉज करते मतलब स्लाइड डाउन करते जा रहा हूँ, आप उसको बस पढ़ते जाइए, आपका राइट आंसर क्या है। ये उसमें है तो एस का मान कम से कम कितना हो सकता है, 1, ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना।
एस की वैल्यू पूछी जाएगी। नी वोल्टेज का सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए यहाँ गलत दे रखा है। सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ये गलत है, ठीक है। जो मुझे गलत दिखाई दे रहा है उसको मैं सही बताते आऊँगा आपको। ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं वर्ग ए वर्ग बी वाले, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग, इन्हें कोई नहीं काट पाएगा देखो। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप के, ये वाले सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कल। इनको आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके, लास्ट वाला पेपर मैं ही सॉल्व कराऊंगा आपको, डोंट वरी। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। एक बार ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछता है नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पूछेगा तो नेगेटिव होगा। देखो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार दो बार देख लेना, आराम से आप क्लियर हो जाएगा। अर्धचालक युक्तियां दूसरी क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए। क्षेत्र प्रभाव, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पहले तो पूछ सकता है एफईटी की फुल फॉर्म, फैट की, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से बना लोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लोगे यहाँ से, ध्यान रखना। और यहाँ साफ साफ लिखा है संदर्भ प्रकार ट्रांजिस्टर जेफेड कहते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फिर जेफेड कहते हैं इसको, ध्यान रखना, या केवल एफेड कह देगा। एक होता है दूसरा मॉसफेट, ये पूछा जाएगा आपसे मॉसफेट की फुल फॉर्म, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसको और क्या कहते हैं, इस प्रभाव को इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या IGFECT, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। और फेट एक कैसी है, एक दो ध्रुवीय युक्ति है, इसमें एक ये फेट के बारे में पढ़ लेना इसको। जितना ज़्यादा आप यहाँ से पीडीएफ से पढ़ जाओगे आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। जितना मैं बोल रहा हूँ ना, ये पॉइंट, ये एक एक बार पढ़ लीजिए बस, आप केवल एक बार पढ़ोगे आपको एकदम याद हो जाएगा ये। कम से कम इसको एक एक बार पढ़ लीजिए, कम से कम एक एक बार। आपको प्रॉपर वे में याद हो जाएगा, प्रॉपर एकदम। पढ़ लीजिए इसे पूरा एकदम अच्छी तरीके से। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, चलो धीरे धीरे चलाता हूँ। ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे 100%, 30, मतलब ये मान लो 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस यूनिट से आपको, बहुत बड़ी यूनिट है ये। ये लाइन पढ़ लेना आप लोग, किसको अधिक पसंद किया जाता है। एफईडी एक द्विध्रुवीय युक्ति है, जबकि संधि दृष्टि द्विध्रुवीय युक्ति है, क्यों, ध्यान रखना इसको, एफईडी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। ये पढ़ लेना इसको बच्चों, पढ़ लेना मतलब पढ़ लेना। इसको पूरा का पूरा पढ़िए आप लोग। एफईडी का पूरा परिचय का होता है, इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे अभी आप इसको। जे फेड की बनावट कैसी होती है, जे फेड की बनावट होती है, इनको हम डीज के सॉरी, ये इसके पी टाइप है, एन टाइप है, गेट होता है। ध्यान रखना तीन चीज चाहिए होती है, गेट, स्रोत और ड्रेन, तीन युक्ति से बनता है ये।
वहां पर चाहिए होता है अमीटर बेस कलेक्टर। पर जे फेड में चाहिए होती तीन चीजें, ड्रेन, ड्रेन मतलब यहाँ से आना और जाना उसमें, और स्रोत और गेट, तीन चीजें की जरूरत होती है इसमें, मतलब ध्यान रखना। ये पढ़ लेना, गेट क्या होता है, स्रोत क्या होता है, स्रेस क्या होता है। स्टूडेंट जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपको ये याद हो जाएगा। एन चैनल, पी चैनल, ध्यान रखना इस चीज को। जितना ज्यादा पढ़ लोगे इसके बारे में उतना ज्यादा याद होगा स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ फिर भी बार बार पढ़िए इसको। पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। ये दोनों पूछे जाएंगे, ध्यान ध्यान रखना। एन चैनल में इन और पी चैनल में आउट, ये दोनों सिंबल आएंगे पेपर में, पूछ लेना, ये आएंगे। यही पढ़ लेना, जे फील्ड में क्या होता है, बीजी एसक्यूएल जीरो होती है, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ लेना, मतलब पूरा इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट आपको बस पूरे पेपर में पढ़ लेना है, मतलब ये आपको यहाँ पे यहीं से इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है वो लिखी हुई है, ठीक है। ये आईडी का वैल्यू, जीएम का वैल्यू, ये सब पढ़ लेना। अब अच्छा पार्ट डिप्लेशन मॉसफेट और एंसल मॉसफेट होता है, ध्यान रखना। इसको जरूर पढ़ लेना है, अब अच्छा पार्ट मॉसफेट, डिप्लेशन लेयर मॉसफेट, मतलब ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना है, किसका बना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, यस। पढ़ लेना किसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम लगी होती है, गेट सिलिकॉन का बना होता है, कौन किसका बना होता है, ये पढ़ लेना, पेपर में पूछा जाएगा ये। धीरे धीरे करके पॉज कर करके पढ़ते रहना, आराम से मजा आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे आप तो। हाँ, ये पूछ सकता है, मॉसफेट में वैसी प्रतिबाधा कितनी होती है। अब देखिए क्वेश्चन में धीरे धीरे करके पॉज कर रहा हूँ, तो पढ़ते जाना आप लोग। बोलता निरंतर युक्ति है, जे फेड या मॉसफेट दोनों, ध्यान रखना। एक फेड में होते हैं, देखो स्रोत भी होता है, ड्रेन, ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं उसको, गलत लिखा है यहाँ पर, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। एन चैनल जे फेड में धारा प्रवाह होती है केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ये पेपर में आपको कल सेम टू सेम दिखाई देने को मिलेंगे, बस आप पढ़ते जाइए इन क्वेश्चनों को। देखो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, माइनस क्या हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं जो करा रहा हूँ आपको, इनको बस आप ढंग से पढ़ते जाना, आपको एक बार में क्लियर होते जाएंगे ये इसलिए करा रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन ये बन सकता है 29 वाला। देखो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। आपको मैं बस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको, ये पेपर है आपके, 2 पार्ट थे, इसमें से एक पार्ट करा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। हाँ, SCR पूछ सकता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन का। SCR में होते हैं 3 परतें और 3 टर्मिनल, ये SCR की फुल फॉर्म है। SCR की टर्मिनल क्या कहते हैं, एनोड, गेट और कैथोड। SCR में कितनी संधियाँ होती हैं, 3 होती हैं। SCR के अंदर कौन होता है, गेट होता है। पढ़ लेना, SCR के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान देखना। ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पढ़ लेना इनको ध्यान से।
यूजेटी, यूनिक जेट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। अब यहाँ से मैं आपको 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन कराऊंगा। इन क्वेश्चनों में आप देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अवश्य पथ की चौड़ाई अगर होती है, ये वाले क्वेश्चन वो हैं जो आपको कल पेपर में बहुत आराम से देखने को मिलेंगे। ये वाले दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके डाउन कर रहा हूँ, आप इनको पढ़ते जाना और याद कर लेना इनको। ये मान लो मिलने ही मिलने हैं सवाल, इनको आप रोक ही नहीं सकते इन सवालों को। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको दोबारा बता देता हूँ, देखो ये टिक लगे हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद। एक जेफेड युक्ति कैसी है, दोनों हैं। ठीक, अगला पेपर देखो, ये आगे देखो, देखो ना ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। पढ़ लेना इनको आराम से, जो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। देखो बीटा बराबर जो होता है ना फॉर्मूला, वो होता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.9 है, 1 में से 0.9 गया तो 0.9 अपॉन 0.1, इससे ये कटेगा तो क्या बचा, 9 ही तो बचा। जी मान लीजिए मैं जो करा रहा हूँ, ये आप समझ जाना। इन्वर्टर का काम क्या होता है पूछ सकता है वो आपसे, डीसी को एसी में। ये क्वेश्चन पेपर आ गया। ये मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत। इन क्वेश्चनों का बस देखते जाना आराम से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन। देखो दिख रहा है ये बीटा और आर, तो अल्फा और आर क्या होता है, बीटा अपॉन 1 + बीटा। लगा दो भाई, 24/25 सॉल्व कर लो, 0.96 आ जाएगा, हो गया। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे, इससे काटो 15 × 120। ध्यान रखना क्या लिखा है, एक अच्छी पावर सप्लाई का वोल्टेज नियम मान होता है 1%। यस आई गॉट इट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेपर फॉर यू। देखो ये भी 10 क्वेश्चन है। ये मान लीजिए क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पेपर मिलने वाले हैं, बढ़ेगी। ये भी, एक ये तीसरा वाला, चौथा। ये वो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इससे अवनति पर तो बन होता है, ध्यान रखना। ये मैंने बताया था लोड लाइन के लिए फॉर्मूला, ओवेनेस्ट बेस में 1 से कम होता है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है सारी चीज़ों के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ओमेगा का फैक्टर होता है 1.21, रिपल फैक्टर की वैल्यू। ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का। इसमें से आपको एग्जाम में लगभग लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 40। देखिए 50 में 40 ही मिल सकते हैं इस पेपर में से, स्टूडेंट ध्यान रखना। तो धीरे धीरे करके इसको पॉज मतलब स्लाइड डाउन करते जाऊंगा, उसको आप धीरे धीरे कर देखते जाना, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर डाउन करते जा रहा हूँ, आप देखते जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए पेपर यहीं से बनेगा। ये पावर प्रवर्धक जिसमें संग्रहित धारा सहता होती है, सैचुरेटेड सी, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इनको इग्नोर ही नहीं कर सकते इन क्वेश्चनों को। तो ये पूछ रहा है एस सी आर को कहीं कहीं कहा जाता है क्या, थायरिस्टर। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। एस सी आर बना होता है किससे, सिलिकॉन से। एस सी आर नियंत्रण तत्व है, गेट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका पेपर इन्हीं से हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर, ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तो होता ही है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं तो उसे। फीडबैक वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये पेपर में आपको बहुत अच्छे से एकदम मिल जाएंगे पेपर सारे। इनको आराम से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन ये हैं और 30 क्वेश्चन वो। इन 130 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल पेपर आएगा स्टूडेंट्स का, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है 60 वाला। देखते जाएंगे आराम से इसको। वीडियो को स्लो मोशन में लगा के आप सॉल्व देख सकते हैं इसको। अल्फा का मान होता है हमेशा, ये गलत कह रहा है, अल्फा का मान 1 से कम होता है। ये लगा हुआ है, ये वाला सही, ये वाला ठीक है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में एच पैरामीटर सबसे छोटा है क्या, एच नॉट। उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा इस वीडियो में मैंने कम बोला है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप वीडियो को पढ़ लेना आराम से, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।